हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय को पढ़ने से पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि क्या होता है वास्तविक संख्या। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, इसीलिए हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। इसके बाद तब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या जो है हमारा वो दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। वास्तविक संख्या जो है वो दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। पहली संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय के मिलने से ही वास्तविक संख्या बना है। तो अब बात करें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। वो संख्या है जो पूर्ण वर्गमूल न हो या जो पूर्ण घनमूल न हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या √4 अपरिमेय होगा। नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है ये पूर्ण वर्ग है। किसका, 2 का पूर्ण वर्ग है। तो 4 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा। और 2 क्या है, एक पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक, अब बात करते हैं परिमेय पे आते हैं फिर कि परिमेय संख्या जो है इसे दो पार्टों में विभाजित किया गया है। इसे दो भाग में विभाजित किया गया है या दो पार्टों में तोड़ा गया है। पहला पार्ट जो है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसे हम भिन्न कहते हैं। पहला पार्ट पूर्णांक और दूसरा पार्ट भिन्न है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं। वो संख्या है, वैसी संख्या है जिसमें सभी ऋणात्मक संख्या हो, 0 हो, और सभी धनात्मक संख्या हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। सभी निगेटिव नंबर 0 और सभी पॉजिटिव नंबर के मिलने से जो संख्या बनी है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट भाग में क्या है, निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक नंबर्स। सेकेंड भाग में 0 और थर्ड भाग में धनात्मक नंबर। निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर के मिलने से क्या बना, हमारा पूर्णांक बना है। तो निगेटिव नंबर कौन होगा, जैसे -3, -2, -1, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वही हमारा निगेटिव नंबर है। और 0 तो 0 है ही। और पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है। ये सब पॉजिटिव नंबर है। अब इसी पॉजिटिव नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो, या वो संख्या या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो या वो संख्या जो गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि संख्या का तो कोई अंत नहीं है, संख्या तो अनंत तक जाती रहेगी। तो कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। अब बात करते हैं, अगर हम 0 और प्राकृतिक संख्या को मिला दें
अगर हम जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारा, अगर हम जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें तो यहाँ से हमारा निकल के आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगेन दोबारा ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब कोई संख्या पॉजिटिव में अनंत तक जा सकता है तो वो संख्या निगेटिव में भी अनंत तक जाएगा। तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी, माइनस अनंत तक जाएगी। माइनस अनंत से कहाँ तक होती है निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या, -1 तक। अब अगर हम सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और जीरो को मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा, पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस अनंत से स्टार्ट होते हुए जीरो को लेते हुए प्लस अनंत तक जो संख्या जाए उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न वो संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या जिसे हम भाग दे करके लिख सकते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2 या 3/4, 3/2 भी होगा, 3/5 भी होगा या 5/3 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। जो इस रूप में लिखा हुआ होगा उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं जो है ये सभी संख्या जो है सब वास्तविक संख्या है। ये सभी संख्याएं, इसके जितने भी संख्याओं के बारे में अभी हम पढ़े हैं सब वास्तविक है, सब वास्तविक है। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें उसको डिटेल में सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन परिमेय पे। यूक्लिड विभाजन परिमेय पे यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि अगर यदि ए और बी दो धनात्मक इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए जो है ए बड़ा है बी से, जहाँ ए बड़ा है बी से, तो क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी। ए क्या है, बड़ा है, किससे, बी से। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला संख्या है, जो बड़ी वाली संख्याएं हैं उसको हम छोटे वाली संख्या से भाग देंगे। जो बड़ा संख्या होगा उसे हम छोटे वाली संख्या से भाग देंगे। हम अगर ए को भाग दें, ए को अगर हम बी से भाग दें तो यहाँ जो निकल के आएगा आंसर वो क्या आएगा, इस वाले पार्ट में जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, भागफल। लेट्स क्यू आ गया यहाँ निकल गया, इसे हम क्या कहते हैं, भागफल। भागफल को हम क्यू मान लिए। अब यहाँ जो बचा रह जाएगा शेष, यहाँ जो शेष बचा रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, शेषफल। इसे हम क्या कहेंगे, शेष फल, जिसे हम रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम आर से दिखा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय, हम तो ये पहले से भी जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसे हम भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, कहेंगे भाजक। भाजक जो भाग कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। और ये क्या है, ये क्या है, भागफल। ये हमारा भागफल हो गया। अब क्या
होगा कि भाज्य बराबर जो होता है क्या होता है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल, भाजक गुना भागफल। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम अगर भाज्य को a लिखे हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a बराबर भाजक हमारा क्या है, भाजक b है, b और भागफल क्या है, भागफल जो है वो q है, q प्लस शेषफल क्या है, शेषफल r है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में ये a बराबर क्या निकल के आया हमारे पास थ्योरम, बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देखते हैं इधर, घबराने की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। इधर देखते हैं, अगर हम किसी संख्या लेट्स 9 है, अगर 9 है, इसे अगर हम 2 से भाग दें, तो कितने टाइम्स में आएगा हमारा भागफल क्या आएगा, 4 आएगा, 2 4 जा 8, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, शेषफल है, और ये क्या है, भागफल है, और ये भाजक है, और ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये 9 जो है, 9 जो है, भाज्य जो है वो क्या, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। तो भाज्य हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। तो ए हमारा क्या है, डिवाइड कौन हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 बराबर भाजक क्या है 2 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है, 1 बचा हुआ है। अब हम इधर से इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 9 बराबर 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 बराबर 9 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया कि हाँ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इसमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं तब बताते हैं। एक्चुअली में इस एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले एचसीएफ कैसे निकालते थे, पहले एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। कैसे निकालते थे पहले, अगर हम बात करें 12 और लेट्स 16, अगर हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालते थे तो कैसे निकालते थे कि 12 को फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, पहले कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 से किए तो क्या आ गया 3 एकम 3। इसी तरह 16 को भी करेंगे, 16 को भी अभाज्य गुणनखंडन के रूप में करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडन। तो इसी तरह अभाज्य गुणनखंडन इसका करेंगे। तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे, कितना आ गया 8 दूनी 16, फिर 2 से किए 4 दूनी 8, फिर 2 से किए 2 दूनी 4, फिर अगर 2 से किए तो 2 एकम 2 आ गया। अब यहाँ से क्या निकल के आया, 12 बराबर कितना है 2 गुना 3,
2 × 3 और यहाँ 16 बराबर क्या आ जाएगा, 16 बराबर 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2। अब जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, ये 2 है, ये 2 भी है, तो क्या हो गया 2 × फिर ये 2 है, ये 2 है, 2 और इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो एचसीएफ बराबर यहाँ से क्या निकल के आया, एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। एचसीएफ बराबर 4 आ गया। लेकिन हमें एक्सरसाइज 1.1 में क्या करना है, यही एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे उसमें, यूक्लिड के विभाजन का परिमेय यूज करेंगे या यूक्लिड के विभाजन का एल्गोरिथम यूज करेंगे। जब कभी भी भाग हो रहा होता है वहाँ पर यूक्लिड विभाजन साफ साफ काम कर रहा होता है। जब कभी भी भाग हो रहा होता है वहाँ पर यूक्लिड विभाजन काम कर रहा होता है। तो हम इसी भाग के मेथड से, इसी भाग वाले प्रोसेस से हमें एचसीएफ फाइंड करना है इस चैप्टर में। तो कैसे करते हैं, क्या अगर हम इसी का एचसीएफ भाग वाले मेथड से करते हैं तो क्या आएगा, लेट्स चेक करते हैं। हम क्या बोले, किससे भाग देंगे, हम भाग किससे देना है, जो बड़ा संख्या होगा उससे देना है। किससे देना है, छोटे संख्या को। छोटे संख्या से बड़े संख्या को भाग देना है। तो बड़ा संख्या क्या है, 16, किससे भाग देंगे हम, 12 से भाग देंगे। तो कितने टाइम्स में आएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो यहाँ से शेषफल क्या निकल के आया, 4। तो हमारा भाग कौन हो रहा है, भाग कौन हो रहा है, 16 हो रहा है, बराबर यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो कह रहा है। तो ये हमारा क्या है, ए क्या है, ए जो है वो भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, शेषफल है, और आर क्या है, रिमाइंडर। मतलब क्यू क्या है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा शेषफल है। ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो ए बराबर, ये भाज्य है ना, तो भाज्य इसमें क्या है, 16 है। तो 16 बराबर क्या ले लिए हम, 16 बराबर क्या आएगा, भागफल, ये भाजक क्या है हमारा, 12 है, 12 गुना भागफल क्या आया, 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया, शेषफल जो बच गया वो 4 बच गया, 4 बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो शेषफल बच गया है, ध्यान से सुनो, अब जो शेषफल बच गया है, इस शेषफल से जो इसका भाजक था उसे हम भाग कर देंगे। तो इसका भाजक क्या था, 12 था, तो हम 12 को भाग कर देंगे किससे, 4 से, 4 से भाग कर दिए। अगर हम इसे 4 से भाग कर दिए तो कितने बार में 12 आ जाएगा, 4 तिया 12। अब यहाँ से भागफल क्या निकल के आया, शेषफल क्या निकल के आया, 0। शेषफल क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। तो अब कौन क्या भाग हो रहा है, 12 भाग हो रहा है। किससे भाग हो रहा है, 4 से हो रहा है। कितने बार में भाग हो रहा है, 3 बार में। शेषफल क्या है, भागफल क्या है, 3 है, प्लस शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनो कि जो भाजक हमारा शेषफल 0 लाएगा, जो भाजक हमारा शेषफल 0 लाएगा वही हमारा एचसीएफ का लाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल कौन 0 किया है, शेषफल 4 ही तो शेषफल 0 किया है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना है, 12 और 16 का क्या निकल के आया, 4 आ गया। 4 यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा है, उदाहरण नंबर 1 कि
4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बच्चों कभी ये भी दिया हो सकता है कि कभी कहीं किसी क्वेश्चन में एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिखा हुआ हो और किसी क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखा हुआ हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों सेम चीज़ होता है, दोनों लगभग सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में हमें HCF फाइंड करना है। 4052 और 12576 के बीच में हमें HCF निकालना है। तो बड़ा नंबर कौन है हमारा, 12576 बड़ा है। किससे बड़ा है, 4052 से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो अब देखो इधर किसे भाग करेंगे, बड़े वाले नंबर को 12576 को हम भाग करेंगे किससे, 4052 से, 4052 से भाग करेंगे। कितने बार में भाग हो जाएगा, अगर हम देखें तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, तीन बार में भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब इसमें घटाएं तो क्या निकल के आ रहा है, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 0 है ये, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ क्या हो गया, 0 0 हो गया, ये कट गया बाकी सब। तो भागफल क्या आया, भाग कौन हो रहा है, 12576 भाग हो रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 12576 बराबर भाग कौन कर रहा है, 4052 कर रहा है। भाग कौन हो रहा है, 12576 भाग हो रहा है, और भाग कौन कर रहा है, भाजक क्या है 4052, 4052 से भाग हो रहा है। कितने बार में भाग हुआ है, 3 बार में। भागफल क्या है, 3 है, गुना 3 प्लस शेषफल क्या आ गया, शेषफल जो आया है वो 420 है। शेषफल कितना निकल के आया, 420 है। अब ये हमारा कौन सा, ये था स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट, चरण 1। ठीक है, या स्टेप भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, शेषफल जो है 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि अभी रिमाइंडर बराबर 0 नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे कि जो शेषफल आया है, उस शेषफल से हम भाग दे देंगे। किसे भाग देंगे, जो भाजक था इसका उसे हम भाग दे देंगे। तो भाजक क्या था, 4052, भाजक क्या था, 4052 था। तो हम 420 को भाग देंगे, कितने 420 से भाग देंगे 4052 को। तो अब इस चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में लिखेंगे हम, किसे भाग देंगे, भाग किसे दे रहे हैं, 4052 को। 4052 किससे भाग दे रहे हैं, 420 से, 420 से। अगर हम 10 बार इसे करें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 42। तो 4200, 10 बार नहीं होगा। अगर 9 टाइम से करें, 9 बार करें तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 3780। हाँ, 9 बार में हो जाएगा। 9 बार में भाग दें अगर तो क्या निकल के आएगा यहाँ, 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 2, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ क्या बच गया, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, बाकी इधर कट गया। तो कितने बार में भाग हुआ है, भागफल क्या आया है, 9 आया है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किए, 9 से गुना किए, और शेषफल क्या आ गया, 272 प्लस, तो 272 इसमें जोड़ देंगे।
प्लस 272। अब भी देखो, ध्यान से देखो कि अब भी रिमाइंडर बराबर हमारा जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं आया है। तब इसको कब तक करते रहेंगे, कब तक करेंगे इस प्रोसेस को? तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं आ जाता है, जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं आ जाता है। तो अब भाग क्या कर रहा था, 420 भाग कर रहा था, ये याद रखना बच्चों, 420 भाग कर रहा था, 420 भाजक था, रिमाइंडर क्या आया था 272। अब हमें रिमाइंडर से इस भाजक को भाग करना है। किससे भाग करेंगे, 420 को। किससे भाग करेंगे, जो शेष फल आया था उसी से भाग करेंगे, 272। तो अब क्या करेंगे, चरण 3 लेंगे। अब तीसरे चरण में जाएंगे हम लोग। चरण 3 लिए, तो तीसरा चरण में क्या भाग हो रहा है, 420 भाग हो रहा है। 420 भाग हो रहा है, किससे हो रहा है, 272 से, 272 से। अब कितने टाइम से वो भाग होगा, अगर इसे 2 से करें तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार भाग होगा, एक ही बार भाग होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 272। कितने टाइम से भाग हो रहा है, 1 टाइम्स। अब शेषफल क्या निकल के आता है, देखते हैं। 10 में से 8 जाएगा, 2, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ क्या बच गया, 1। 11 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, 1। 3 में से 2 जाएगा, 1। 148 बच गया। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 148। अब भी रिमाइंडर बराबर हमारा जीरो नहीं आया है, शेषफल बराबर हमारा जीरो नहीं आया है। अब क्या करेंगे, चरण चौथा लेंगे, 4th चरण लेंगे, चरण 4th। अब क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर, जो शेषफल आ गया है, इस शेषफल के से इस भाजक को भाग कर देंगे, जो इसका भाजक था उसे हम भाग कर देंगे। अगर हम इस शेषफल से भाग करें भाजक को तो क्या आएगा, 272। कितने टाइम से भाग हो जाएगा, फिर 1 टाइम में होगा, फिर एक बार भाग होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 148। अगर हम 12 में से 8 घटाएं तो क्या निकल के आएगा, 4। और यहाँ क्या बच गया, 6। 6 में से 4 जाएगा, 2। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1। फिर देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। तो चौथा चरण में क्या लिखने वाले हैं हम, किसे भाग करेंगे, 420 को तो हम भाग कर चुके हैं। अब भाग क्या हो रहा है, 272 हो रहा है, 272 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 272 बराबर 148 गुना भागफल हमारा क्या है, 1 है, 1 प्लस शेषफल क्या आ गया, शेषफल जो निकल के आया वो 124 है। शेषफल जो आया वो 124 है। अब क्या करेंगे, अब इस 124 से जो शेषफल आया है, अब इसका जो भाजक था उसे हम भाग कर देंगे। इसका भाजक कौन था, 148। तो अब हम 124 से 148 को भाग करेंगे। 124 से किसे भाग करेंगे, 148 को। इधर जगह कम होने के कारण इधर आए हम, ठीक है। कितने बार चलेगा, फिर 1 बार चलेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 124। तो यहाँ क्या निकल के आ गया, शेषफल फिर 24। शेषफल क्या निकल के आ गया, फिर 24 आ गया। तो भाग कौन हो रहा है इस बार, 148। सॉरी, चरण 5वां चरण लिखना पड़ेगा, चरण 5। चरण 5 में कौन भाग हो रहा है, 148 भाग हो रहा है 124 से। कितने बार में भाग हुआ, 1 बार में। और शेषफल जो निकल के आ गया, क्या आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। यहाँ भी रिमाइंडर बराबर जीरो नहीं आया, लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर बराबर अभी जीरो नहीं आया है, शेषफल बराबर अभी जीरो नहीं आया है। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि शेषफल बराबर जीरो नहीं आया है, सिर्फ r इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना, इस तरह लिख देना काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब छठा चरण में जाएंगे। तो छठा चरण में जाने के लिए
इधर हमारे पास जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं। चरण कितना जाएंगे 6 में, चरण छठा चरण करेंगे आप, चरण छठा चरण करेंगे आप। तो अब क्या करेंगे, अब कौन डिवाइड होगा, अब कौन डिवाइड होगा 124 डिवाइड होगा, क्योंकि भाजक हमारा क्या था 124 था। कौन डिवाइड करेगा 24 करेगा, शेषफल डिवाइड करेगा, शेषफल भाग करेगा। तो हम अगर अब हम 24 से 124 को भाग करेंगे, 24 से 124 को भाग करेंगे, तो भाग हमारा क्या हो रहा है 124 भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है 24 से। कितने बार में भाग लग जाएगा, अगर हम इसे भाग करें तो 5 बार में भाग लगेगा, तो क्या आ जाएगा 120 निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आएगा। तो अब रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, शेषफल क्या आ जाएगा, फिर शेषफल जो आया वो 4 आ गया, शेषफल क्या आ गया फिर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, कितना आया भागफल 5 और प्लस शेषफल क्या आया 4। अब क्या करेंगे कि इस 4 से जो शेषफल आ गया, इस शेषफल से इसके भाजक को हम भाग कर देंगे। तो भाग कौन कर रहा था 24 कर रहा था, तो अब हम 24 को भाग कर देंगे किससे 4 से, 24 को हम 4 से भाग कर दिए, तब चरण कितना आएगा 7वां। अभी रिमाइंडर बराबर 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो चरण 7वां चरण आएगा आ गया। अब तो अब कौन भाग हो रहा है 24 भाग हो रहा है, 24 भाग हो रहा है, किससे भाग हो रहा है 4 से भाग हो रहा है। कितने टाइम्स में भाग हो जाएगा, कितने बार भाग होगा 6 बार में, तो यहाँ क्या निकल के आ गया 24। अब कहीं जा कर के शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो कितने बार भाग हो रहा है 6 बार, 6 बार भाग हो रहा है और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब शेषफल बराबर हमारा 0 आ गया, तो अब HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, जो भाजक शेषफल 0 लाया वही HCF हो जाएगा। तो शेषफल 0 कौन लेके आया 4 लेके आया, शेषफल 0 कौन लाया है 4 लाया, तो HCF क्या हो जाएगा HCF कितने का HCF था 4052 और 12,576 का HCF क्या निकल के आ गया 4। HCF क्या निकल के आ गया 4 आ गया। देखो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में इतना चरण तक 7 चरण तक आए। ये हो सकता है कि पहले चरण में हमारा शेषफल 0 हो जाए, तो पहला चरण में ही हमारा HCF निकल जाएगा। हो सकता है दूसरा या तीसरा में हमारा शेषफल 0 हो जाए, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। जो भाजक शेषफल 0 लेके आ जाएगा वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड सॉल्यूशन विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। अब यहाँ जो दिया हुआ है, एक चीज़ ध्यान से देखो कि Q के साथ क्या गुना क्या हुआ है, B गुना क्या हुआ है। तो यहाँ Q के साथ क्या गुना क्या हुआ है 2 गुना क्या हुआ है, और तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B बराबर 2 हो जाएगा। तब यहाँ से A बराबर क्या आएगा 2Q + R, 2Q + R, जहाँ R जो होगा शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा और
शेषफल भाजक से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि b हमारा क्या है, भाजक है, r क्या है, शेषफल है, और a क्या है, भाज्य है। इन बातों को याद रखना। तो अब शेषफल हमारा क्या क्या आ सकता है। शेषफल हमारा, अगर भाजक 2 है तो शेषफल हमारा क्या आएगा, या तो 0 आ जाएगा, शेषफल या तो भाग देने पर 0 आ जाएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 2 आ जाएगा तो फिर एक बार भाग हो जाएगा। तो इसीलिए शेषफल जो होता है वो हमेशा क्या, किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो अब चरण पहला ले लेते हैं, चरण फर्स्ट। अगर हम r बराबर शेषफल बराबर 0 ले लिए, अगर हम r बराबर 0 ले लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस क्या है, r है, शेषफल है, तो शेषफल हम क्या लिए, 0 लिए। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 2q। a बराबर क्या आएगा, 2q, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 को घटा दें किसी संख्या में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, हमारा एक सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्या 2 से भाग लग जाने वाली संख्या है। तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। तो अब यहाँ 2q है, 2q, तो 2 क्या है, एक सम संख्या। अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या, सम संख्या सभी धनात्मक सम संख्या 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। ये क्या निकल के आ गया, सम संख्या। तो इसे तो हम शो कर दिए, इसे तो हम दिखा दिए, इसे तो हम दर्शा दिए कि हाँ सभी धनात्मक सम संख्या जो होता है वो a बराबर 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। अब हमें क्या दिखाना है, विषम संख्या। तो अब चरण 2 करेंगे, चरण 2 में अब क्या लेंगे, r बराबर एक बार 0 रख लिया। अब r बराबर एक बार क्या रखेंगे, अगर r बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, तो ये क्या है हमारा, एक विषम संख्या है। अब एक बात गौर से सुनो, अगर हम सम संख्या और प्लस विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा विषम आता है। अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, विषम आएगा, विषम संख्या आएगा। जैसे सम संख्या क्या है, 2 है, विषम संख्या क्या है, प्लस 1, बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि विषम है। अगर हम सम संख्या 4 है, विषम संख्या 3 जोड़ दिए तो बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर सम संख्या प्लस सम संख्या हो, अगर हम सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ दें तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। तो अब ये क्या है हमारा, विषम संख्या। ये सम संख्या में हम विषम संख्या को अगर जोड़ें तो क्या निकल के आ गया, ये विषम संख्या, विषम संख्या। अब उत्तर में क्या देना है, उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या सम पूर्णांक इतना के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। यहाँ तक हम आंसर लिख देंगे। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से
लिखेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक अपना उत्तर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या लेंगे, a बराबर BQ + R लेंगे, a बराबर BQ + R लेंगे। अब b बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, जो q के साथ गुणा किया हुआ वही b हो जाएगा हमारा, तो b बराबर 4 आ जाएगा। तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा, a बराबर क्या निकल के आएगा, 4q + R, 4q + R। और ये शेषफल जो होगा वो 4 से छोटा होगा, शेषफल जो होगा वो 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, शेषफल बराबर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, अगर हम भाग करें तो क्या क्या चांस है कि ये आएगा, क्या क्या आने का चांस है, जैसे 0 आ सकता है शेषफल, 1 आ सकता है शेषफल, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही तो आएगा शेषफल, शेषफल यही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 से छोटा ही होना चाहिए, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो अब क्या करेंगे, चरण फर्स्ट, चरण पहला चरण करेंगे, चरण 1 या स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चरण 1 में हम क्या लेंगे, अगर हम शेषफल बराबर 0 ले लिए, पहला अगर हम शेषफल बराबर 0 ले लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + का 0, 4q + 0, तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 4q, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 को घटा दें तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चरण 2 करेंगे, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो ये हमारा सम संख्या है या सम पूर्णांक है। हमें दिखाना क्या है, विषम पूर्णांक, 4q + 1 और 4q + 3 दिखाना है हमें। अब चरण 2 करेंगे, चरण 2 या इस तरह लिख दो, चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे हम, अब r बराबर 0 तो रख लिए हम, अब r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर शेषफल बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से a बराबर क्या निकल के आएगा, 4q + 1, a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4q + 1 आ जाएगा। ये क्या है हमारा, फिर विषम संख्या है, क्योंकि हम अभी इससे पहले वाले उदाहरण में हम समझ चुके हैं कि एक सम संख्या का और जोड़ विषम संख्या, अगर हम किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ें तो वो क्या निकल के आता है हमारा, विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या, विषम संख्या। अब चरण 3 करेंगे, चरण थर्ड में क्या करेंगे, r बराबर क्या ले लेंगे हम, एक बार 0 रख लिए, एक बार 1 रख लिए, अब इस बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो अब यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा, 4q + 2, 4q + 2। तो हम लास्ट क्वेश्चन में ये भी बता चुके हैं कि कोई किसी भी सम संख्या को किसी भी सम संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा ही सम आने वाला है, हमेशा सम संख्या ही होगा वो। तो ये क्या है, सम संख्या, सम संख्या है। अब चरण कौन सा करेंगे, चरण 4 करेंगे, चरण
4। चरण 4 में हम क्या ले लेंगे, r बराबर 3 ले लेंगे। शेषफल बराबर इस बार क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो a बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 आ जाएगा। तो ये फिर क्या है हमारा, विषम संख्या। ये क्या निकल के आ गया, विषम संख्या। तो हमें क्या दिखाना था, हमें यही तो दिखाना था। तो अब उत्तर हम क्या लिखेंगे, फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अब हम, कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। फाइनली उत्तर क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट आंसर, कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक क्या आया, 4q प्लस 1 आया, और क्या निकल के आया, 4q प्लस 3 आया। तो क्या हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन स्टूडेंट बच्चों, तुम लोग खुद से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं बने तब सॉल्यूशन क्लास का वीडियो देख करके वहाँ से हेल्प लो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।